आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस के विषय में, जिसके अंतर्गत बंगाल के बहुत सारे क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया और बहुत से क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया, सजाए काला पानी दिया गया। तो ये हम देखेंगे किस तरह से ये घटना घटित हुई थी, क्या था ये अलीपुर षड्यंत्र केस और किन मामलों में इन क्रांतिकारियों को सजाएं दी गई। तो अलीपुर षड्यंत्र केस ये कब से कब तक चला था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो एक साल चला था ये, मई 1908 से मई 1909 तक चला था अलीपुर षड्यंत्र केस। दरअसल जो मुकदमा चलाया गया ना वही है अलीपुर षड्यंत्र केस, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। ध्यान रखना इसको। इसके अलावा मुरारी पुकुर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब से कब तक चला था, मई 1908 से मई 1909 तक बंगाल। देखिएगा जो अलीपुर है ना, जो कलकत्ता वहां पर था अलीपुर, और एक समय में जब सिराजुद्दौला था 1757 में, तो सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेजों से कलकत्ता को जीत लिया था और उसने जो है कलकत्ता का नया नाम रख दिया था अलीपुर। हालांकि शीघ्र ही अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था, तो अलीपुर जो है कलकत्ता को ही बोला जाता है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या था कि जो बंगाल है वहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, और एक क्रांतिकारी संगठन जो काफी ज्यादा सक्रिय था उस समय, अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना जो है अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों ने की थी। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन लोगों ने जो है ढाका में 1907 में इस समिति की स्थापना की। उसके पहले ही कलकत्ता में और दूसरे स्थानों में इस समिति की शाखाओं की स्थापना हो गई थी। मतलब एक ही चीज था, बस वो शाखाएं स्थापित होती थी। तो अनुशीलन समिति काफी मतलब उसका बंगाल में बहुत बड़ा रोल था, उस समय काफी कुछ ये कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी, और बहुत सारे नवयुवक जो हैं अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति का ही एक सदस्य जिसका नाम था हेमचंद्र कानूनगो। क्या नाम था? हेमचंद्र कानूनगो। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो बाकी जो बारिंद्र कुमार घोष हो गए, भूपेंद्र नाथ दत्त हो गए, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेमचंद्र कानूनगो, तो हेमचंद्र कानूनगो को क्या हुआ, इनका ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे, तो इनको जो है फ्रांस भेजा जाता है। कहां पर भेजा जाता है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहां भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? तो पेरिस में ना कोई रूसी क्रांतिकारी था जो कि वहां पर गुप्त रूप से दुनिया भर के क्रांतिकारियों को बम बनाने का, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार चलाने का, बहुत सारी चीजों का प्रशिक्षण दिया करता था कोई रूसी क्रांतिकारी। तो इसी रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने का, हथियार बनाने का, सैन्य प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से हेमचंद्र कानूनगो कहां जाता है? फ्रांस से जाता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और रूसी क्रांतिकारी से बम वगैरह बनाने का सारा प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आ जाता है। अच्छा, भारत के जो बंबई प्रांत, जो अभी महाराष्ट्र है, उसमें बंबई प्रांत था, तो वहां पर एक क्रांतिकारी संगठन एक्टिव था जिसका नाम था अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत संगठन का एक व्यक्ति जिसका नाम था महादेव पांडुरंग बापट, पांडुरंग महादेव बापट, माफी चाहूंगा, उसका नाम भी आप लोग याद रखना। ये अभिनव भारत से था, पांडुरंग महादेव बापट। तो जिस समय ये जो हेमचंद्र कानूनगो पेरिस गया हुआ था बम बनाने का प्रशिक्षण लेने, तो पांडुरंग महादेव बापट ये भी जो है वहां पर था, बम बनाने का प्रशिक्षण लेने के लिए गया हुआ था। ये अभिनव भारत का सदस्य था और ये जो है अनुशीलन समिति। लेकिन दोनों ने जो है एक ही साथ पेरिस में रूसी क्रांतिकारियों से गुप्त रूप से बम बनाने का, हथियार बनाने का, सैन्य प्रशिक्षण, ये सब कुछ सीखा, और भारत आकर के हेमचंद्र कानूनगो ने बंगाल में, और जो पांडुरंग महादेव बापट है ये महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बम बनाने के कारखाने स्थापित करते हैं। अच्छा, ये जो पांडुरंग महादेव बापट है ना, इन्हीं को सेनापति बापट भी बोला जाता है। तो ये अभिनव भारत से थे, इनको यहां पर मत घुसाना। तो अब जो है हेमचंद्र कानूनगो वापस आ जाते हैं भारत में, और इनका जो अनुशीलन समिति था, जो अपने बारिंद्र कुमार घोष थे, उनके बड़े भाई साहब अरविंद घोष, उसके बाद और भी काफी सारे क्रांतिकारी थे। तो ये लोग क्या करते हैं, एक स्थान का नाम याद रखना है, मणिक टोला। मणिक टोला, ये कलकत्ता में था मणिक टोला, जो कि मुरारी पुकुर रोड में था। मुरारी पुकुर रोड में ये मणिक टोला जो एरिया है, देखो एरिया का नाम रहा होगा मणिक टोला या फिर मणिक तल्ला। मणिक तल्ला भी इसको लिख दिया जाता है, मणिक तल्ला या फिर मणिक टोला, जो कि मुरारी पुकुर रोड में स्थित था। और वहां पर ना एक क्या कहते हैं, एक उद्यान था, एक मतलब एक बड़ा सा बंगला था, उसमें उद्यान वगैरह भी था। जो किसका था, वो था सिविल सर्जन कृष्णाधन घोष का। किसका था, सिविल सर्जन, मतलब एक डॉक्टर जिसका नाम था कृष्णाधन घोष। कृष्णाधन घोष, ये कृष्णाधन घोष कौन थे, तो ये बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष के पिता थे। अब देखिए, जो कृष्णाधन घोष थे ना, वो क्या चाहते थे, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, अच्छा खासा पैसा वाले व्यक्ति थे, इसीलिए इतना बड़ा प्रॉपर्टी उन्होंने इस स्थान पर खरीद रखा था, मणिक टोला, मुरारी पुकुर रोड, कलकत्ता में। तो ये चाहते थे कि इनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख जाएं और बड़े बड़े अधिकारी बने, डॉक्टर बने, आईसीएस अधिकारी बने, इसीलिए इन्होंने जो है अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज दिया था। जो अरविंद घोष थे ना, उन्होंने आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन वो घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूझ करके फेल हो गए। उनका मानना था मैं अंग्रेजों की सेवा नहीं करूंगा, मैं देश की सेवा करूंगा। वहीं उनके जो दूसरे बेटे हैं बारिंद्र कुमार घोष, वो बड़े मतलब क्रांतिकारी थे। तो उनके दोनों बेटे जो है क्रांतिकारी थे, एक तो थोड़े उग्र विचार वाले थे, मतलब वो जो नरम दल गरम दल कांग्रेस के, उनमें से एक थे गरम दल के, और दूसरे एकदम महाक्रांतिकारी, मतलब कि अंग्रेजों को मार ही डालो इस टाइप से। तो जो मुरारी पुकुर रोड में जो इनकी प्रॉपर्टी थी, जो गार्डन था, उसमें बड़ा बंगला वगैरह था, तो उस चीज को ना इन दोनों भाइयों ने, अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष, चूंकि इनके पिता बुढ़ा गए थे होंगे, डोकरा हो गए होंगे, तो अब जो है इनके जो बंगला था, जो गार्डन था, तो वहां पर जो है ये लोग उस बंगले के पीछे, मकान के पीछे, वहां पर एक कारखाना स्थापित कर लेते हैं। क्या, बम बनाने का कारखाना, यहां मणिक टोला में। तो कारखाना स्थापित कर लिया जाता है कहां पर, मणिक टोला, जो कि मुरारी पुकुर रोड में बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद कुमार घोष के पिता का वहां पर अच्छा खासा प्रॉपर्टी था वहीं पर। और कहते हैं कि ये लोग जहां पर बम बनाने का कारखाना बनाए थे, वो घर के पीछे था, घर के पीछे था, और घर के सामने वाले हिस्से में ना ये लोग रोज भजन कीर्तन किया करते थे, ताकि किसी को जो है शंका ना हो, कुछ शक ना हो, इसलिए। और जो ये कलकत्ता में ही था, कलकत्ता जो कि उस समय पूरे ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, तो किसी को भी शंका हो सकता था, तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, भजन कीर्तन करते रहते थे, मतलब अपना काम जो है चलता रहे, किसी को शक भी ना हो। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो हेमचंद्र कानूनगो जो भी सीख करके आया था रूसी क्रांतिकारियों से, उसके द्वारा ये लोग जो है यहां पर बम बना रहे थे, हथियार वगैरह बना रहे थे, कैसे चलाना है, क्या करना है, वो सारा कुछ जो है वहां पर चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जो है इस मणिक टोला स्थित कारखाने में एक मतलब छोटा सा दुर्घटना हो जाता है, मतलब कोई बम फट जाता है, जिससे आवाज होता है, पता चल जाता है कि भाई कहीं बम फटा है, धमाका हुआ है। देखते हैं कहां, यहां पर। हाँ, तो यहां पर हुआ है, मतलब कि जो घोष बाबू है उनके बंगले में हुआ है, जो सिविल सर्जन है, बड़े अच्छे आदमी है इस टाइप से। तो उनके यहां देखते हैं तो भाई पूरा का पूरा बम बनाने का कारखाना मिलता है, और लगभग 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कितने? 37 लोग यहां से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हेमचंद्र कानूनगो, बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद कुमार घोष, उनको भी पकड़ लिया जाता है, और भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, जैसे कि नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल, सत्येंद्र चाकी, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सबके ऊपर जो है पहले से भी शक था। अब जांच पड़ताल होता है कि भाई ये लोग यहां इतना बड़ा कारखाना लगा के रखे हैं, बम बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। अब जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि इन लोगों ने ना, इससे पहले जो यहां पर बम विस्फोट हुआ, ये 1908 की घटना थी, मई 1908 की। तो पता चलता है कि ये लोग जो है इससे पहले
काफी कांड कर चुके हैं। जैसे कि एक पता चलता है 1907 में जो पूर्वी बंगाल, बंगाल दो भागों में बट गया था ना, जो करजन था उसने दो भागों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल बना दिया था। तो पूर्वी बंगाल का एक भूतपूर्व गवर्नर जनरल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था फुलर। क्या नाम था? फुलर। ये पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो इसको जो है मारने की कोशिश की गई थी, इसको पीठ पे गोली लगा भी था लेकिन बच गया था। ये इसको पीठ पर गोली मारी गई थी। 1907 की ये बात है, 1907 की बात है। इसके अलावा जो बंगाल प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर, इसको भी मारने की कोशिश की गई थी। और इसको मारने के लिए क्या प्लान किया गया था? जब ये रेल से यात्रा कर रहा था, जब ये कलकत्ता से रांची आ रहा था, तो उस टाइम पर ना पूरे रेलवे को उड़ाने की तैयारी में थे। मतलब जब इसका जो रेलगाड़ी, जिस रेलगाड़ी से ये यात्रा कर रहा है, उसी समय हमको जो है रेल की पटरियों को उड़ा देना है। तो इस तरह से इन्होंने प्लान किया था। इसको 2-3 बार मारने की कोशिश की गई थी रेल की पटरी को उड़ा करके, और एक बार तो विस्फोट भी हो गया था, लेकिन उसमें जो है ये बाल बाल बच गया था। तो ये तो इस फुलर को मारने की कोशिश की गई थी, एंड्रयू फ्रेजर को मारने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा एक और घटना घटित हुई थी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जो कि उस समय बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, मुजफ्फरपुर। यहां का मुजफ्फरपुर का जो मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, वो पहले कलकत्ता प्रेसिडेंसी न्यायालय का मजिस्ट्रेट हुआ करता था, और कलकत्ता में रहते समय उसने काफी सारे क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं दी थी, कईयों को अपमानित किया था। तो ये जो है किंग्सफोर्ड, ये क्रांतिकारियों के निशाने पर था। तो इन लोगों ने बम बनाना सीख लिया, हथियार बनाना सीख लिया। तो अब हम लोग जो है अपना मतलब जो टारगेट ये लोग सिलेक्ट करना शुरू किए, किस किस को मारना है। तो फुलर हो गया, एंड्रू फ्रेजर हो गया, किंग्सफोर्ड हो गया, मतलब इनको मारो। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए ना 2 लड़कों को भेजा जाता है इसी अनुशीलन समिति के द्वारा। एक था प्रफुल्ल चाकी, दूसरा खुदीराम बोस। तो ये लोग जो है इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से जो है दूसरे लोग मारे जाते हैं। 2 यूरोपियन महिलाएं मारी जाती है। तो इस केस को भी, मुजफ्फरपुर का जो बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, उस केस को भी इससे जोड़ दिया जाता है। मतलब कि वहां पर जो 2 लोगों ने काम किया था वो कुछ बताते नहीं है। देखो, जो प्रफुल्ल चाकी है वो सुसाइड कर लेता है, गिरफ्तार करने जैसे ही उसको पुलिस बढ़ती है वो खुद को गोली मार लेता है। लेकिन जो खुदीराम बोस है वो गिरफ्तार हो जाता है, पकड़ लिया जाता है, उसको काफी मारा पीटा जाता है, लेकिन वो जो है अपने साथियों का नाम नहीं बताता है, किसी का भी नाम नहीं बताता है। लेकिन जब यहां पर ये जो मणिक टोला में जब विस्फोट होता है, दुर्घटना होता है, उसके बाद ये जो पुलिस वाले हैं सारा कड़ी जोड़ लेते हैं कि जो मुजफ्फरपुर में जो बम कांड हुआ था वो भी यही से बम उनको दिया गया था। ये उनको पता चल जाता है। जो खुदीराम बोस है उनको बाद में फांसी दे दी जाती है मुजफ्फरपुर के जेल में। अब जो ये जो 37 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। कब से कब तक? तो ये देखो, मई 1908 से मई 1909 तक, लगभग 1 साल चला था। अब इसमें कुछ बड़े नाम थे, जैसे कि अरविंद घोष हो गए, काफी वो उग्र विचार वाले नेता थे। मतलब क्या बोलने से, वो क्रांतिकारी नहीं थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी थे ना, बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, कुछ उस तरह के नेता थे अरविंद घोष। ये पूरी तरह से क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन इनके जो भाई थे वो क्रांतिकारी थे, बारिंद्र कुमार घोष। तो साथ साथ में थे और विचार लगभग लगभग मिलता था। और प्रॉपर्टी भी इन्हीं की थी। जहां पर ये बम कारखाना था वो प्रॉपर्टी किनकी थी? अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष, इनकी थी। तो इस कारण से अरविंद घोष को भी उठाया जाता है, बारिंद्र कुमार घोष। तो टोटल 37 लोग पकड़े गए थे। अब इन्हीं में से ना एक बंदा था जिसका नाम था नरेंद्र गोसाई। अब ये जो नरेंद्र गोसाई है, अब जो क्रांतिकारी पकड़े गए होंगे तो उनकी अच्छी खासी पिटाई भी हुई होगी। आप लोगों ने देखा है जो भगत सिंह जी के ऊपर जो फिल्म बनी है तो उसमें किस तरह से अंग्रेज पिटाई करते हैं, तो वैसे जो है इन सब की पिटाई हुई होगी, अंग्रेजों ने बहुत मारा होगा। तो जो नरेंद्र गोसाई है ये टूट जाता है। देखो, जो नरेंद्र गोसाई है ना, जो रेलवे पटरी उड़ाने की कोशिश की गई थी ना, एंड्रू फ्रेजर को मारने के लिए रेल पटरी को उड़ाना था, तो उस समय ये भी
था नरेंद्र गोसाई। मतलब इसने भी जो है काफी बड़े बड़े जो क्रांतिकारियों ने बड़े बड़े कांड किए थे उसमें ये सक्रिय रूप से शामिल था। लेकिन यहां पर जो है ये पुलिस के आगे टूट जाता है और बोलता है कि मैं जो हूं गवाह बनूंगा, मेरे को छोड़ दो इस टाइप से। तो पुलिस वाले भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो एक आदमी तो टूटा। तो ये जो है नरेंद्र गोसाई सबके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। अब चूंकि इसको मारा पीटा गया था तो इसको अस्पताल में एडमिट भी करना पड़ता है। तो अस्पताल में था और उसको जो है स्पेशल सुरक्षा में रखा जाता है ताकि इसको कोई मार न दे, इसलिए तो इसको जो है स्पेशल हॉस्पिटल में सुरक्षित रखा जाता है, काफी सिक्योरिटी में रखा जाता है। अब क्या होता है, ये गवाही देने को तैयार हो गया है। जैसे ही पता चला तो कुछ जो क्रांतिकारी जो ये जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हीं में से लोग तय करते हैं कि ये जो गवाही देने को तैयार हुआ है इसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहां पर दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक याद रखेंगे कन्हई लाल, कन्हई लाल, दूसरा सत्येंद्र चाकी, सत्येंद्र चाकी। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि यार इसको मारा जाए और ये लोग जो है जेल में बंदूक भी मंगवा लेते हैं। 37 लोग गिरफ्तार थे लेकिन जो अनुशीलन समिति के काफी सारे जो सदस्य हैं वो बाहर थे, तो उनके माध्यम से ये लोग जो है जेल में बंदूक मंगवा लेते हैं। और ये हॉस्पिटल में था तो ये लोग क्या करते हैं, दोनों एक एक करके, पहले कन्हई लाल ये जो है बीमारी का बहाना बना करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, पीछे पीछे सत्येंद्र चाकी ये भी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब जो सत्येंद्र चाकी ये यहां पर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है डॉक्टरों को, वहां पर जो भी स्टाफ होता है अस्पताल में, कि मैं जो हूं तंग आ गया हूं, पुलिस वाले बहुत मारते हैं, मैं जो है सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, इस टाइप से वो बोलता है। और ये चीज जो है पुलिस के पास पहुंच जाती है, वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो एक और बंदा टूट गया। अब ये बोलता है कि मैं जो हूं नरेंद्र गोसाई से मिलना चाहता हूं। अब जो है पुलिस वाले नरेंद्र गोसाई को सत्येंद्र चाकी के पास लेके आते हैं, वहां पर कन्हई लाल भी था और ये लोग यही चाहते थे कि किसी भी तरह जो है नरेंद्र गोसाई इनके सामने आ जाए। अब इनको अपने जान का कोई पड़ा नहीं था, ये मरे कुछ भी हो, इनको कोई चिंता नहीं थी, बस इसको खत्म करना था। तो पुलिस वाले लेके आते हैं इसको नरेंद्र गोसाई को। तो ये दोनों क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको मारते हैं, क्योंकि साथ में जो है कुछ पुलिस वाले भी थे, एक दो, ज्यादा नहीं थे। तो जैसे उसको मारने की कोशिश करते हैं, हाथापाई भी होती है, एक दो कई सारी गोलियां बर्बाद भी हो जाती है, लेकिन अंततः जो नरेंद्र गोसाई है इसको मार ही दिया जाता है। और बाद में कन्हई लाल और सत्येंद्र चाकी इन दोनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। और इन्हीं दोनों के कारण ना जो अरविंद घोष है वो इस केस से पूरी तरह से बरी हो जाते हैं, क्योंकि अरविंद घोष क्रांतिकारी नहीं थे और उनके खिलाफ कोई खास सबूत नहीं मिल पाता है, बस उनके प्रॉपर्टी का यूज हुआ था। लेकिन वो प्रॉपर्टी तो भाई बारिंद्र कुमार घोष की भी थी, इनके भाई। तो बारिंद्र कुमार घोष को सजाए काले पानी की सजा होती है, हेमचंद्र कानूनगो को भी सजा होती है, इन दोनों को मृत्युदंड दे दिया जाता है। अच्छा, जब ये अलीपुर केस चल रहा था ना, अलीपुर केस, इसको मुरारी पुकुर केस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये केस चल रहा था तो एक तो इसकी हत्या हुई, नरेंद्र गोसाई की हत्या हुई जेल के हॉस्पिटल में। इसके अलावा और भी हत्याएं हुई, जैसे कि जो पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इसकी हत्या की गई कलकत्ता हाई कोर्ट के बाहर। जो पुलिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट मतलब कि जो डीएसपी होता है ना, तो उसको कलकत्ता हाई कोर्ट के बाहर मार दिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा जो बाहर थे। उसके बाद जो सरकारी प्रोसिक्यूटर था उसको भी मार दिया गया। तो इस केस के समय, जब ये केस चल रहा था, उस समय कुछ हत्याएं भी हुई थी। जो बाहर जो थे, जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो लोग जो है इस केस को कमजोर करने के लिए, अपने साथियों को छुड़ाने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और बहुत से क्रांतिकारियों को सजाए काले पानी की सजा होती है, कुछ को 5 साल की, कुछ को 10 साल की, कुछ को 15 साल, 20 साल, अलग अलग सजा होती है। और जो अरविंद घोष है, इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो इनको छोड़ दिया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन ये जो 1 साल का जो समय था ना, मई 1908 से मई 1909 के बीच जो भी ड्रामा हुआ, तो इनके समक्ष काफी कुछ सामने आ जाता है कि भाई ये दुनिया किस टाइप से है। तो इनका ना पूरे मतलब जो ये जो संसार है उससे
मन उठ जाता है और ये संन्यास लेने का विचार कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि भाई मेरे को ब्रिटिश साम्राज्य में ही नहीं रहना है। ये क्या करते हैं, पौंडीचेरी चले जाते हैं। पौंडीचेरी जो कि उस समय फ्रांस के अधिकार में था, वो अंग्रेजों के अधिकार में नहीं था। वहां पर जाके वो आश्रम बना लेते हैं और सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आगे फिर वो आध्यात्म के क्षेत्र में काफी कुछ उन्होंने काम किया, शिक्षा के लिए काफी कुछ काम किया अरविंद घोष ने। बाद में जो बारिंद्र कुमार घोष है ना, ये भी अपने भाई के पास चले जाते हैं जब जेल से छूट करके आते हैं। अच्छा, एक नाम और याद रखेंगे, विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, हम लोग पढ़ते हैं ना लाल बाल पाल, तो उन्हीं में से एक थे विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो भाई इनका इस केस से क्या लेना देना? तो देखो, ये वकील थे, लॉयर थे। तो ये जो अलीपुर केस चला, तो इसमें जो क्रांतिकारी, विशेष करके अरविंद घोष के लिए इन्होंने जो है केस लड़ा और अरविंद घोष को बाइज्जत बरी करवाने में विपिन चंद्र पाल जी का भी बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि देखो, जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, सरदार अजीत सिंह थे, ये सब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र विचारधारा वाले नेता थे। इनका क्रांतिकारियों से कोई भी लेना देना नहीं था। हां, ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे। देखो, जो उस समय ना हमारे भारत में 3 तरह की विचारधाराएं चल रही थी। एक तो बिल्कुल उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा के नेता जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, सर फिरोज शाह मेहता थे। इनका काम क्या था, ये संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को पूरी करना चाहते थे, अनुनय विनय, हाथ जोड़ना, ये तरीका। और जो उग्र विचार वाले नेता थे, जिसमें विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, ये लोग जो है थोड़ा सा उग्र तरीका अपनाना चाहते थे। किस तरह का उग्र तरीका? तो हड़ताल करना, आंदोलन करना, सरकार का सपोर्ट न करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं को नष्ट करना, स्वदेशी का प्रचार, राष्ट्र शिक्षा का प्रचार, यह सब किनका तरीका था? उग्र विचारधारा वालों का तरीका। वही जो तीसरी विचारधारा थी, वो थी क्रांतिकारी विचारधारा। मतलब कि अंग्रेजों के मन में भय उत्पन्न करके उनको जो है भारत से बाहर खदेड़ना है। मतलब कि वो जो है हत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब कि मारो या मरो, उस टाइप वाला काम ये लोग करते थे। जो बारिंद्र कुमार घोष थे, हेमचंद्र कानूनगो, कन्हई लाल, सत्येंद्र चाकी, ये सब जो है क्रांतिकारी विचारधारा वाले थे। तो ये जो है उग्र विचार वाले नेता थे अरविंद घोष। लेकिन फिर भी इसमें इनका नाम आया क्योंकि इनका प्रॉपर्टी यूज हुआ था। और जो उग्र विचारधारा वाले जो नेता थे ना, बाल गंगाधर तिलक, उनसे प्रभावित होकर के चापेकर बंधुओं ने क्या किया था? कमिश्नर रैंड की हत्या की थी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में अभिनव भारत, मित्र मेला, ये जो चीजें थी, विनायक दामोदर सावरकर, ये सब किनसे प्रभावित थे? बाल गंगाधर तिलक जी से प्रभावित थे। तो कहीं ना कहीं जो उग्र विचारधारा वाले नेता थे, उनसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो ये था भाई आपका अलीपुर षड्यंत्र केस। तो इससे जो है क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है। अब मुरारी पुकुर षड्यंत्र केस के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो वो नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मुरारी पुकुर षड्यंत्र केस, मणिक टोला जहां पर ये कारखाना था। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसको जितना हो सके आप उतना शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।